हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो रिलेट करता है जो लायबिलिटी होती है को श्योरिटीज़ की, वो किस तरीके की होती है, कितनी किस में डिवाइड होती है, क्या सभी की लायबिलिटी बनती है या किसी एक बंदे की ही लायबिलिटी बनती है एक से ज़्यादा श्योरिटी होने के बाद भी, तो किस तरीके से बढ़ सकती है। बहुत से क्वेश्चन जो है हमारे मन में आते हैं, तो इसी पर आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। और ये जो आपको कंटेंट मिलने वाला है वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी पॉइंट पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कि को श्योरिटी की क्या लायबिलिटी होती है और कौन से सेक्शन हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो इससे रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो सेक्शन है वो सेक्शन 146 और 147 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के, जो को श्योरिटीज़ की लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो इनको हम पॉइंट वाइज जो है लेकर आए हैं अपने पीडीएफ फाइल में, जो वर्ड हमारी फाइल है उसमें, ताकि आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल क्लियर रूप में लिख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि को श्योरिटी की लायबिलिटी बराबर होती है। सबसे पहले आपको ये सब हेडिंग बनानी है। यदि दो या दो से अधिक लोग किसी एक ही ऋण या दायित्व, ऋण यानी कि कोई पैसा लिया है, दायित्व यानी कि उसकी कोई लायबिलिटी है किसी भी तरीके की, उसके लिए वह जमानत देते हैं, तो उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी जो लायबिलिटी है, उनका जो ऋण है, उसके लिए जो उसकी जिम्मेदारी है वो बराबर बराबर होती है, जब तक कि कोई अलग से समझौता ना हो, यानी कि अलग से कोई एग्रीमेंट ना किया हो। अगर नहीं किया है तो जो को श्योरिटीज़ हैं एक से ज़्यादा हैं, तो उन सभी की बराबर बराबर लायबिलिटी होती है। इसका मतलब है कर्ज देने वाला को हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर, किसी भी एक को श्योरिटी से पूरा पैसा मांग सकता है, लेकिन अंत में को श्योरिटी आपस में बांट लेते हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है एक से ज़्यादा को श्योरिटी है, उन सभी की बराबर बराबर लायबिलिटी बन रही है। अब उन सभी में से एक जो श्योरिटी है वो पैसा दे देता है, फिर वो बाद में जो बाकी श्योरिटीज़ हैं उन सभी से वो पैसा ले सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ए बी सी तीनों ने एक व्यक्ति डी के 90,000 के ऋण के लिए जमानत दी, और तीनों की लायबिलिटी कितनी हुई, बराबर बराबर हो गई। तो कितनी हो गई, 30,000, 30,000 और 30,000। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है कि क्रेडिटर किसी एक श्योरिटी से पैसा ले सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, क्रेडिटर का अधिकार है कि वह पूरी रकम किसी एक को श्योरिटी से वसूल कर ले और बाद में वह को श्योरिटी बाकी को श्योरिटी से अपना हिस्सा वसूल कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी सी ने 90,000 की ज़मानत दी, क्रेडिटर ने पूरा पैसा 90,000 रुपये ए से ले लिया और ए ने बी और सी से 30,000 जो है उस जो उनका बन रहा था उससे ले लिया। उसके बाद अगला पॉइंट है, को श्योरिटीज़ की लायबिलिटी उनके द्वारा तय की गई सीमाओं पर निर्भर करती है। यानी कि अगर कोई सीमा तय कर ली कि मेरी इतनी लायबिलिटी है, मेरी इतनी लायबिलिटी है, तो उसकी उतनी ही लायबिलिटी होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो कभी कभी को श्योरिटीज़ अपनी अपनी अधिकतम देयता तय कर लेते हैं कि मेरे को इतना पैसा देना है, उसको हम कहते हैं देयता, यानी कि मेरे द्वारा कितना पैसा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हर को श्योरिटी अपनी अपनी लिमिट तय की जिम्मेदारी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने अधिकतम 40,000 रुपये तक की ही ज़मानत देनी है, बी ने केवल 30,000 तक की ही ज़मानत देनी है, सी ने 20,000 तक की ज़मानत देनी है। यानी कि 40, 30 और 20, यानी कि कुल लायबिलिटी हो गई 90 की। पहले पॉइंट में हमने पढ़ा था बराबर बराबर होगी। अगर ये चीज़ तय कर ली गई है कि मेरी इतनी ही लायबिलिटी होगी, तो वो उतनी ही होगी। कोई भी को श्योरिटी अपनी सीमा से ज़्यादा नहीं देगा। अगला पॉइंट आ जाता है, यदि एक को श्योरिटी दिवालिया हो गया, यानी कि उसके पास पैसा ही नहीं है, इंसॉल्वेंसी जिसको हम कहते हैं, तो उसकी हिस्सेदारी बाकी को चुकानी पड़ेगी।
ऐसा होता है। लॉ यही कहता है। यदि कोई को श्योरिटी ने उसका हिस्सा वसूल नहीं हो पाता तो उसका बर्डन बाकी को श्योरिटी में बांट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ए बी सी ने की बराबर बराबर जिम्मेदारी है 30-30-30 की, यानी 30,000 30,000 30,000 की। अब इन सभी में से सी दिवालिया हो गया तो ए और बी में वह बराबर जिम्मेदारी आ जाएगी, 45,000 और 45,000। तो ये हमारी नई लायबिलिटी बनेगी। अगला पॉइंट आता है कि जब को श्योरिटी अलग अलग समय पर जमानत दे तब भी लायबिलिटी बराबर ही होगी। यानी कि मैंने पहले लायबिलिटी दे दी, दूसरे ने उसके बाद दे दी, तीसरे ने उसके बाद दे दी, अब सभी में बराबर ही रहेगी, क्योंकि हमारा सेक्शन 147 ये कहता है अगर पहले ए ने जमानत दी, बाद में बी ने, फिर सी ने, फिर भी सभी बराबर जिम्मेदार होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने पहले 60,000 के लिए जमानत दी, फिर बी ने दी, फिर सी ने दी, तो तीनों की लायबिलिटी कितनी हो गई? 20,000 20,000 20,000। यदि कोई अलग से समझौता नहीं हुआ है उस केस में, अगर हुआ है तो उसमें वो चेंज हो जाएगी। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है को श्योरिटी को अपने हिस्से से ज़्यादा चुकाने पर कंट्रीब्यूशन पाने का अधिकार है। यानी मैंने दूसरे श्योरिटी का पैसा भी दे दिया तो ऐसे में मेरे पास ये अधिकार है कि मैं उससे वो पैसा ले सकता हूँ। यदि किसी को श्योरिटी ने अपने हिस्सेदारी से अधिक पैसा चुकाया है तो वह बाकी को श्योरिटीज़ से अपना अतिरिक्त पैसा वसूल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने पूरे 60,000 दे दिए जबकि ए का हिस्सा केवल 20,000 था। अब वो 40,000 बी और सी से प्राप्त कर सकता है, वसूल सकता है। अब इसके पॉइंट्स क्या क्या बन रहे हैं जो आपको याद रखने हैं ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से लिख सको। तो सभी को श्योरिटीज़ का समान रूप से जिम्मेदारी होती है अगर कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है उस सिचुएशन में। दूसरा पॉइंट है क्रेडिटर किसी एक से पूरी राशि वसूल कर सकता है। ज़्यादा देने वाले को श्योरिटी को कंट्रीब्यूशन का अधिकार है। दिवालिया को श्योरिटी का हिस्सा बाकी को श्योरिटीज़ में बांटा जाता है। अलग अलग समय पर जमानत देने पर भी लायबिलिटी समान ही रहती है जब तक और कुछ तय ना हुआ हो या अलग से कोई नई चीज़ तय की गई हो उसको छोड़कर। तो ये था हमारा कंसेप्ट को श्योरिटीज़ की क्या लायबिलिटी होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी मैंने इन सभी चीज़ों को ट्रांसलेट किया है। अब मैं स्लोली इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके और इन सारी कंटेंट को आप जो है अपना नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सको। आप चाहें तो इसके लिए एक चार्ट भी बना सकते हैं। जितनी भी मैंने सब हेडिंग ली हैं उन सभी का आप चार्ट बना लीजिए और उसके बाद उनको एक एक करके डिस्क्राइब कीजिएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसी तरीके से अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।